वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 217 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 217 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 14 मई को एग्जाम है यूपीपीसीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र हैं, सलाहकारी है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मूल आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये सब पढ़ाया है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर अपीलीय अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय नहीं, मूल या प्रारंभिक कह लो या आरंभिक कह लो, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और अनुच्छेद 131 में अपीलीय अधिकारिता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, मूल अधिकार क्षेत्र है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट कोई है ही नहीं, तो डी है इसका आंसर। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र या मूल क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार भारत सरकार किसी राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, ऑप्शन में अपीलीय लिखा था इसलिए दोनों गलत हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर मूल या आरंभिक या प्रारंभिक और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की शक्ति प्रदान करता है। ये विवाद कौन कौन से हैं? केंद्र या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और कई राज्यों, या राज्यों का एक और होना, या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये कई बार बात बताई है। देखिए उपरोक्त मामलों में यानी ऊपर के तीनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि देश में कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का फैसला नहीं कर सकता। यानी ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के पास नहीं है, किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 131 के तहत विवादों के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए किसी विवाद का संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी और यह देश में जिला न्यायालयों के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, स्टेट के जिलों में, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट देश में जिला न्यायालयों के लिए चलाई गई एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता और इसकी निगरानी का कार्य केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। देखिए इस योजना के पहले चरण में, पहला चरण की जो अवधि है 2007 से 2015 के बीच है, इसके तहत देश में ब्लॉक और तालुका स्तर के न्यायालय को कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया और साथ ही इस चरण के तहत न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ न्यायालय के आंकड़ों और इंटरनेट पर अपलोड किया गया। ठीक है, न्यायालय के आंकड़ों को इंटरनेट पर अपलोड किया गया। और इस योजना के दूसरे चरण में, दूसरा चरण 4 अगस्त 2015 से लागू हुआ। इसके तहत पहले चरण में किन्हीं कारणों से छूट गए न्यायालयों को इस प्रणाली से जोड़ने के साथ न्यायालयों को अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध कराए गए। और दूसरे चरण में ई कमेटी, न्याय विभाग, एनआईसी, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में।
तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1978 में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी। एडिटर्स गिल्ड संपादकों की एक संस्था है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शेखर गुप्ता। जब भी संपादकों के द्वारा प्राधिकरण से उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया स्थापित मामलों की जांच करती है। गिल्ड ऑफ इंडिया संबंधित मामलों की जांच करती है और संबंधित सरकारों एवं स्थानों से उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, कौन है वर्तमान में? कई वर्षों से हैं वही। तो चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है और इसका गठन 1998 में किया गया। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो चौथा वाला स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ेगा, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है और यह प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी है। और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, और यही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की देखरेख करता है। देखिए इसका गठन 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत कार्य करता है। प्रोजेक्ट एलोरा है, प्रोजेक्ट एलोरा से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यह दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद करता है। यह दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह अजंता और एलोरा गुफाओं का संरक्षण करता है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित। ये माइक्रोसॉफ्ट का कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी मदद से हो रहा है। यह दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य जो है आर्थिक अवसरों व तकनीकी कौशल का निर्माण करके शिक्षा का विस्तार और भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषाओं एवं संस्कृतियों को संरक्षित करके वंचित समुदाय के लिए भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने 3 भाषाओं गोंडी, मुंडारी और इंडो मिश्मी पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, गोंडी, मुंडारी, इंडो मिश्मी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन उद्योगों को लक्षित किया गया था? ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, विद्युत घटक विनिर्माण, चिकित्सकीय उपकरण, उपरोक्त सभी। इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा में खासकर पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये तीनों के तीनों हैं, डी है इसका आंसर। देखिए भारत सरकार के द्वारा 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना की शुरुआत विनिर्माण उद्योग के लिए अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 97 लाख रुपए के बजट के साथ यह योजना विभिन्न प्रोत्साहनों और सहयोग उपायों के माध्यम से लक्षित उद्योग के विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। और मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने प्रारंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया था: मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सकीय उपकरण। अगर वर्तमान में इसके लक्षित क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में इसके तहत जो लक्षित क्षेत्र हैं वो 14 हो गए हैं।
ठीक है, कौन कौन से? मोबाइल विनिर्माण हो गया, चिकित्सकीय उपकरणों का निर्माण हो गया, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, दवाइयाँ हो गई, विशेष इस्पात हो गए, दूरसंचार और नेटवर्किंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गए, एसी और एलईडी भी आ गए इसमें, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल, ठीक है, बैटरी और ड्रोन संबंधित घटक, इतने शामिल हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, पता होगा आपको, और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं जो अस्थायी होते हैं? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? क्या है इसका आंसर? बताइए, 2 वर्ष या 3 वर्ष? इसका आंसर है 2 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो संख्या है सदस्यों की वो 15 है, 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, और 10 इसमें गैर स्थायी सदस्य यानी अस्थायी सदस्य हैं, और वह 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। भारत के पास स्थायी सदस्यता नहीं है, किंतु भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 7 बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में काम किया यानी अस्थायी सदस्य के रूप में काम किया, और जनवरी 2021 में 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था भारत। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को पारित किया था, और इसके बाद शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएन महासभा ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और उसी दिन यूएन के 58 अन्य सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को अपनाया गया। एक लड़ाई है सराय घाट की लड़ाई, कब लड़ी गई थी ये? मुगल असम पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन असफल हो गए थे। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1671 में, 1671 में। यहाँ 1761 एक डेट है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट है ये। तो सराय घाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई, तो पहला वाला विकल्प सही है। और 24 नवंबर 1622 में जन्मे बोरफुकन को 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने मुगल सेना के असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था, और इसे एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, सराय घाट की लड़ाई को, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों पर अहोम की जीत हुई। ठीक है, अहोम एक जनजाति है। देखिए, उन्हें महान नौसैनिक रणनीतियों में से भारत की नौसेना को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु जाना जाता है। और लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक है एक, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। 10वां प्रश्न जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है। जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव द्वारा करवाया गया था, और जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में प्रमुख जो तथ्य हैं वो हैं, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव के द्वारा किया गया था, और जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। और इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। अच्छा, ये तो सफ़ेद पैगोडा हो गया। अगर ब्लैक पैगोडा पूछ लें तो कोणार्क सूर्य मंदिर
उसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, और जगन्नाथ का पुरी मंदिर हो गया सफ़ेद पैगोडा। देखिए ये जो मंदिर है वो अपनी तरह की अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक विशाल परिसर की दीवार और कई टावरों हॉल और मंदिरों के साथ एक बड़ा परिसर शामिल है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है वार्षिक रथ यात्रा उत्सव, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकाली जाती है। और यह मंदिर अपने अनूठे भोजन महाप्रसाद के लिए भी जाना जाता है, जिसे मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है और भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया? शपथ के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर है अनुच्छेद 159 159। देखिए राज्यपाल को ना तो सीधे लोगों के द्वारा चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के मामलों में विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। वह राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख है और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्यपाल से रिलेटेड, ये राज्यपाल वाला जो सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। देखिए संविधान का भाग 6 सरकारों में राज्यों में सरकार से संबंधित है, और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 167 में राज्य के अधिकारियों का प्रावधान है। और राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति को राज्यपाल में निहित किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग या तो वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा, ऐसा अनुच्छेद 154 में लिखा है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 155 में लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 155 भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 159 में जो कि आंसर है अपना, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है डैश के प्रसाद पयंत्र, पार्टी के अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या स्पीकर। देखिए राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसे केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो उत्तर होगा राज्यपाल, गवर्नर। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र। देखिए यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल के कार्यों पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उन्हें स्वयं विवेक से काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? बताइए। मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है, नहीं कर हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी वो नहीं कर सकता। यही शक्ति किसी दूसरे अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास भी है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए राज्य के विधानमंडल के सत्र में ना होने पर ही राज्यपाल राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आदेश या अध्यादेश जारी कर सकता है, तथा विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ही ऐसा अध्यादेश वैध रहता है, बशर्ते कि विधानमंडल ने तत्व संबंधी कानून ना बना दिया हो। तत्व संबंधी कानून, ठीक है, यानी तात्कालिक कानून। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है वो, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है वो, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो, और अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है वो। क्या क्या होगा सीएम? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष तो होगा ही होगा वो।
अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होगा? होगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो नहीं होता है, ठीक है, वो तो कोई और बंदा होता है। वो तो जो समिति होती है उसमें शामिल होता है। उस समिति में राज्य का गृह मंत्री भी शामिल होता है, विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, मुख्यमंत्री भी होता है। मुख्यमंत्री उस समिति का प्रमुख होता है, ना कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। गलत है सी। तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, वो भी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर। इस समिति में शामिल कौन कौन? मुख्यमंत्री जो इस समिति का प्रमुख होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा में जो राज्य की विधानसभा है उसमें विपक्ष का नेता शामिल होता है। बात राज्य मानवाधिकार आयोग की हो रही है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहु सदस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 होते हैं सदस्य। अब थोड़ा और देख लीजिए। अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और जो सदस्य हैं 2, वो राज्य में एक उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 साल के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या उसे मानव अधिकारों के संबंध में व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, ये होते हैं वो लोग। चलिए अंतिम प्रश्न है ये, 15 प्रश्न ऐड किए थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 है। सीवीसी इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा। संवैधानिक प्रावधान के द्वारा ये किया गया था। अगर संवैधानिक प्रावधान के द्वारा होता तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती, जबकि ये है नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के द्वारा। तो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर, जिसकी अध्यक्षता की थी के शंथानम ने, सरकार ने सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह एक अलग संस्था है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, केवल संसद। यह अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सीबीसी और सीबीआई सरकार के बंद पिंजरे के तोते बने हुए हैं। ठीक है, चलिए छोड़ो। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। फुल टेस्ट पीडीएफ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पर ही मिलेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।